दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव 2024 पर, जहां महाविकास अघाड़ी एमवीए और महायुति के बीच सीट बंटवारे की तस्वीर अब साफ हो गई है। एमवीए ने 288 सीटों के बंटवारे पर सहमति देते हुए कांग्रेस को 105 से 110, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 90 से 95 और एनसीपी को 85 से 80 सीटों पर लड़ने का संकेत दे दिया है। क्या ये बंटवारा एमडीए के लिए मजबूती लाएगा या महायुति की रणनीति में कोई बदलाव आएगा? इसी बीच एनसीपी के अजीत पवार गुट ने नवाब मलिक की बेटी को टिकट देकर सबको चौंका दिया है। इन मुद्दों पर तमाम रूप से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट श्रीकांत जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार। सर मेरा पहला सवाल आपसे ये है, क्या ये बंटवारा एनडीए के लिए मजबूती ला सकता है या महायुति की रणनीति में कोई बदलाव आ सकता है इस बंटवारे से? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में साफ तौर पे उसने दिखा दिया है कि 99 सीट उसने पहले डिक्लेयर की और उसके बाद उसने साफ तौर पे दिखा दिया कि पार्टी में सब कुछ उनके हिसाब से चल रहा है। मतलब जो गठबंधन है महायुति का, उसमें सब कुछ उनके हिसाब से चल रहा है, पहली चीज। दूसरा, वो एक बड़े बिग ब्रदर का रोल प्ले करने वाले हैं इसमें महायुति गठबंधन के अंदर, और उन्होंने साफ कह दिया है कि उनकी जो विनेबिलिटी है, वो उनकी विनेबिलिटी मुझे लगता है ज्यादा है बीजेपी की और बाकी जो उनके घटक दल है उनसे। तो साफ संकेत ये दिखाई दे रहा है कि बीजेपी कम से कम 150-155 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और बाकी जो उनके घटक दल हैं, शिवसेना है, शिंदे गुट है और अजीत पवार गुट है एनसीपी का, मुझे लगता है उन्होंने अपना एक लाइन बिल्कुल क्लियर कर दिया। दूसरा, उन्होंने थोड़ी सी एक बढ़त ले ली है, पहले ही से अपने कैंडिडेट्स को डिक्लेयर कर दे कि पार्टी में ऑल इज वेल है, पार्टी में कोई दिक्कत नहीं है। और उन ज्यादातर उन्हीं लोगों को रिपीट किया है जो 2019 में चुनाव जीत कर आए थे, ज्यादातर उन्हीं को टिकट दिया। तो साफ तौर पे बीजेपी कहना चाह रही है कि जो गलती कांग्रेस ने हरियाणा में की थी, वो गलती इस बार बीजेपी नहीं करने जाएगी कि मान लीजिए किसी और को टिकट दे दे और असंतुष्ट जो है और बाकी कैंडिडेट्स जो है खड़े हो जाएं और बीजेपी के वोट बैंक में कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाए। तो मुझे लगता है कि एक तो उन्होंने क्लियर साफ तौर पर कर दिया है। तीसरी चीज मुझे ये दिखाई देती है कि उन्होंने अपने पत्ते पहले खोल के अपने कैंडिडेट्स को ज्यादा समय दिया है और एक मैसेज देने की कोशिश की है कि आप तुरंत चुनाव के प्रचार में लग जाएं और जो है इस चुनाव को अच्छी तरीके से चुनाव को लड़ें, क्योंकि अब आपका सामना जो है शिवसेना से नहीं है, आपका सामना जो है विकास अघाड़ी से है, क्योंकि वहां 3 तरफा वोट जो है गिरेगा। उनके पास मुस्लिम वोट भी होगा, उनके पास दलित वोट भी होगा, उनके पास मराठा वोट भी होगा। तो जो भी इफ्स एंड बट्स हैं या जितने भी कॉर्नर्स रह गए हैं, उनको भी जो है समेट लिया जाए और अच्छी तरीके से चुनाव प्रक्रिया में भाग लिया जाए। चौथी बात मुझे ये दिखाई दे रही है, वो ये है कि आरएसएस बिल्कुल खुले रूप से जो है इस बार बीजेपी का साथ देने जा रही है। उसकी बानगी तो दिखाई दी कि हरियाणा में दिखाई दी और यहाँ पे भी अब मुझे लगता है महाराष्ट्र में तो गढ़ है पूरा आरएसएस का और पूरा आरएसएस खुल के लगी, क्योंकि आरएसएस 100 वर्ष अपने पूरे करने जा रही है अगले साल। तो वो ये चाहती है कि अब तक हम जितनी भी जीत होती रही उसकी अब क्रेडिट जो है भारतीय जनता पार्टी को देते रहे या प्राइम मिनिस्टर मोदी को देते रहे, लेकिन वो इस बार क्रेडिट की अब से जो भी चुनाव होंगे, हरियाणा के बाद जो भी चुनाव हुए हैं होंगे, उन सबका क्रेडिट आरएसएस चाहता है कि आरएसएस जो है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का, ठीक है नॉन पॉलिटिकल विंग है, लेकिन सारी पॉलिटिक्स वहीं से होती है, पूरे देश को ये बात मालूम है। तो वो चाहता है कि इस बार का जो श्रेय है जीत का महाराष्ट्र के अंदर या झारखंड के अंदर, वो उनके सर पे वो ताज रखा जाए, बजाय जो है बीजेपी के ऊपर रखा जाए। तो मुझे लगता है कि बीजेपी ने थोड़ी सी लीड ले ली है यहाँ पर और कमोवेश मुझे लगता है कि बाकी जो पार्टी है महाविकास अघाड़ी है, पूरा जो गठबंधन है, वो कहीं ना कहीं पीछे थोड़ा थोड़ा पीछे होता चला जा रहा है और इन फाइटिंग जिस तरह से दरारें दिखाई दे रही हैं उसके अंदर, हालांकि दरारें ही बोलेंगे इसे, मुझे नहीं लगता कि इसमें कहा जाए कि कुछ सीटों का तालमेल नहीं हो पा रहा या सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा। कांग्रेस निश्चित रूप से वहां बैकफुट पे मुझे दिखाई देती है कि कांग्रेस बैकफुट है। हरियाणा की हार के बाद कांग्रेस जो शेयर चाह रही थी सीटों का, वो शायद नहीं मिलेगा और कहीं ना कहीं इसके स्वर भी जो है
बगावती स्वर जो है सुनाई देने लग गए हैं महाविकास आघाड़ी में। केवल शरद पवार को छोड़ दें तो कई सीटों को लेकर जो है तालमेल नहीं हो पा रहा शिवसेना उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे वाली पार्टी में और कांग्रेस के बीच में। वो विदर्भ में सीटें चाहते हैं, वो विदर्भ में सीटें नहीं देना चाहते। तो ये मुझे लगता है कि बीजेपी को बहुत क्लियर है, उनका अपना पार्टी ने अपना लाइन क्लियर कर लिया है और वो उसी दिशा में जो है आगे बढ़ रहे हैं। अब तो सर अभी तो महाविकास अघाड़ी को ही जी सर अभी आप आरएसएस की बात कर रहे हैं, आरएसएस और बीजेपी तो एक ही है, लेकिन ऐसा क्यों कि अब सपोर्ट करना चाह रही है महाराष्ट्र में बीजेपी आरएसएस बीजेपी को? इसके पीछे क्या कहानी है? थोड़ा इसको आप एक्सप्लेन कर दें। देखिए मैं जैसे कहा उत्तर प्रदेश में मुझे लगा उत्तर प्रदेश में जैसे लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें कुछ थोड़ा सा जो है बीजेपी और जो है आरएसएस के रिश्तों में जो है खटास आई, क्योंकि दोनों तरफ से जो है बयानबाजी जिस तरह से हुई, जेपी नड्डा को भी लगने लगा कि जो है आरएसएस की शायद अब भारतीय जनता पार्टी को जरूरत नहीं है। तो आरएसएस लोकसभा चुनाव में कई राज्यों के अंदर घर जाके बैठ गई और उन्होंने ज्यादा अपना दिमाग नहीं मारा कि आप अगर खुद ही जीत सकते हैं तो खुद ही जीत के दिखाइए। तो वो साफ तौर पे दिखाई भी दिया, उत्तर प्रदेश के अंदर आरएसएस के कार्यकर्ता बिल्कुल भी सक्रिय नजर नहीं आए, अपने घरों में ही बैठे रहे, ना कोई उन्होंने प्रचार में भाग लिया। उनको अपना वोट डालना था, शायद वो वोट डालने भी नहीं गए होंगे, ये भी हो सकता है कि कई जगह वोट डालने नहीं गए होंगे क्योंकि आरएसएस से इस तरह का संदेश गया होगा। लेकिन ये इन फाइटिंग केवल जो है बातचीत में दिखाई, लेकिन उसकी ग्राउंड रियलिटी वाकई में दिखाई दी। पहले तो कह रहे थे कि शायद दोनों में मनमुटाव है, वो ठीक हो जाएगा, लेकिन जो इन फाइटिंग थी वो ग्राउंड पर भी दिखाई दी, उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दी और महाराष्ट्र में भी। तो ये दो बड़े सूबे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को मेजर नुकसान हुआ। महाराष्ट्र में भी नुकसान हुआ भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा, और जो है भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में भी नुकसान हुआ। अब मुझे लगता है कुछ एक तालमेल बना लिया गया है, तो आपस में बातचीत हो गई है और दोबारा से भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस है वो सक्रिय नजर आ रही है। वो सक्रियता जो है हरियाणा में भी नजर आई साफ तौर पे, और वहां पर उन्होंने जो है खुलकर समर्थन किया और जो प्रचारक होते हैं उनके घर जगह जाके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां थी और जो भी चीजें थी वो सामने रखी। तो उसका रिजल्ट दिखाई दे रहा है कि इतनी एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद भी कि वोट्स को किस तरह से पोलराइज किया जाए, और वो वोट्स उन्होंने पोलराइज किया भी। वहां चुनाव हुआ जाट वर्सेस नॉन जाट का, तो उन्होंने नॉन जाट वोट्स के ऊपर, मैं पहले भी कहता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी उन वोट्स पे फोकस करती है जो वोट बिल्कुल 1% 2%, लेकिन वो क्यूमुलेटिव कर लेती है उसे। तो कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि मोर देन 50% वोट्स जो है भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में किए। आरएसएस मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में भी उनकी किस तरह की कोई रणनीति है। अभी कुछ दिन पहले मैं एक सर्वे देख रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग सर्वे था और उसमें कुछ रिजल्ट्स आए, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ कि महाविकास अघाड़ी के पक्ष में कौन सा वोटर है। तो महाविकास अघाड़ी के पक्ष में जो है मुस्लिम दिखाई देते हैं, लगभग 44 से 45% मुस्लिम वोट उनका दिखाई देता है। उनके पास बौद्धों का जो है वोट दिखाई देता है। बौद्धों का मैं इसलिए कहता हूं कि महाराष्ट्र एक वो बहुत बड़ा रीजन है जहां पे पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर कोई बौद्ध हैं तो वो जो है महाराष्ट्र के अंदर है, और लगभग पूरी महाराष्ट्र की पॉपुलेशन का 6% वोट लगभग जो है बौद्धों का है। वो जो है महाविकास अघाड़ी के पक्ष में दिखाई देता है। दलितों का वोट लगभग बराबर सा है दोनों तरफ, और दलितों का वोट भी मिल सकता है कांग्रेस को। लेकिन बाकी अगर रीजन्स आप देखें तो बाकी रीजन्स के अंदर देखेंगे कि जो ओबीसी वोट है उसका झुकाव आज भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ ज्यादा दिखाई देता है। महाराष्ट्र में मराठा का तो मैंने बता दिया कि मराठा का जो पक्ष है वो दिखाई देता है महाविकास अघाड़ी की तरफ पे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो है यूं समझ लीजिए कि जो शहरी वोटर है वो ज्यादा दिखाई देता है। अमीर गरीब इस तरह का उन्होंने सर्वे में डिमार्केशन किया है। तो गरीब वोट जो है भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उनको एक महीने की किश्त आ रही है, उनको जो है राशन मिल रहा है, उनको तमाम सुविधाएं जो दी जा रही हैं वो कहीं ना कहीं दिखाई देता है। तीसरी चीज मुझे दिखाई दी इस सर्वे के अलावा, वो दिखाई दी कि मैं इसलिए कहता हूं कि थोड़ा सा एज मुझे दिखाई दे रहा है, वो इसलिए कि चुनाव से पहले, हालांकि ये चुनाव बहुत पहले हरियाणा के साथ ही डिक्लेयर हो जाने चाहिए थे, लेकिन जुलाई में जो है एक योजना शुरू की गई महाराष्ट्र के अंदर जिसका नाम है लाड़की बहन योजना। उस लाड़की बहन योजना में जो है तमाम पैसा जो है एक मुश्त पैसा जो है अकाउंट में दिया जा रहा है, और वो लगभग पहले शायद 1000 था,
और जिस समय चुनाव डिक्लेयर हुआ है, 15 तारीख को चुनाव डिक्लेयर हुआ, उससे सुबह ही, उससे पहले उस अमाउंट की, मतलब वो चुनाव के समय आप किस्त डिस्बर्स नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा 15 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग होती है सुबह सुबह, और उसमें ये फैसला लिया जाता है कि नवंबर और दिसंबर का किस्त जो है पहले ही डिस्बर्स कर दिया जाएगा। तो साफ संदेश है, भारतीय जनता पार्टी जो है एक जो कैसे आधी आबादी महिलाओं को टारगेट कर रही है, और एक मुझे लगता है कि गेम चेंजर हो सकता है। इसके बनस्पत झारखंड में भी जो है हेमंत सोरेन ने कुछ ऐसा ही किया है। उन्होंने लड़की बहन की योजना पे जो है एक वहां योजना शुरू कर दी, और जिस दिन चुनाव था, उससे जिस दिन चुनाव डिक्लेयर होना है उससे सुबह ही कैबिनेट की मीटिंग करके उन्होंने भी जो है उस अमाउंट को 1000 से बढ़ाकर 2500 कर दिया। तो मुझे लगता है कि एक टारगेट करने की कोशिश जगह जगह की गई है। आरएसएस के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट वर्ष है। 100 साल अपने वो पूरे करने जा रही है, और वो चाहती है कि राष्ट्रीय पटल पे उसकी सेंग और उसकी पूछ, हमेशा तो भारतीय जनता पार्टी में उसकी सेंग बहुत अच्छी रही है, मैं उन्हें कभी अलग नहीं मानता, लेकिन ये कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई नॉन पॉलिटिकल विंग है तो वो जो है आरएसएस है। ऐसा नहीं है कि आरएसएस को हम इसी दृष्टि से देखें। आरएसएस ने आजादी से के समय, आजादी के बाद जब देश को जरूरत पड़ी, तमाम स्वयंसेवकों ने काम किया, लेकिन कुछ सालों से जो है आरएसएस का जो पॉलिटिकल इंक्लिनेशन, वो मैं बोलता हूँ, पॉलिटिकल इंक्लिनेशन जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ काफी हुआ है। कई सारे जो है जो संगठन मंत्री हैं वो आरएसएस के कैडर से आए हैं। राम माधव को लाया इसलिए गया था कि वो जो है जम्मू कश्मीर को संभालेंगे। बीएल संतोष हुए, वो उससे आते हैं, उस कैटेगरी से आते हैं। तो वो आप भले ही उसे अलग बोल लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो दखल अंदाजी है या संगठन का जो जिम्मेदारी है, इसलिए संगठन मंत्री की परिभाषा है उनके यहाँ की, जो संगठन है वो उनके हाथ में रहना चाहिए कि संगठन को मजबूत करके रखें, और कौन कहाँ क्या चीज कर रहा है उनको सारी चीजों की जानकारी। तो मुझे लगता है कि काफी महत्वपूर्ण है इस बार आरएसएस के लिए ये चीज है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।